Hello student. Today we will discuss about the biotechnology and its use. आगे के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी और उसके प्रक्रम क्या हैं, प्लाज्मिड क्या हैं, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे जो आपने चीज़ें पीछे वाले चैप्टर में पढ़ी हैं कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, उसके उपयोग क्या हैं, ये अब इसका हम इसमें यूज़ पढ़ेंगे। जीव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सम्मिलित अध्ययन क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी की शाखा 20वीं शताब्दी के अंत में इसको मान्यता मिली थी। इसको नाम दिया था कॉल इरेकी ने। और चे वीजमान ने 1920 में क्लॉस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटिलिकम का उपयोग करके स्टार्च से ब्यूटेनॉल तथा एसीटोन प्राप्त किया था। मतलब ये बता रहे हैं जो चे वीजमान थे, ये आपको संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है कि जो चे वीजमान थे उन्होंने क्लॉस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटिलिकम नाम का एक जीवाणु था, उससे स्टार्च से ब्यूटेनॉल और एसीटोन को निकाला था। एक केमिकल है। 1929 में आप जानते हैं बहुत ही फेमस मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त की जाती है। इसकी डिस्कवरी सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये डिस्कवरी जो है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो एक दुर्घटना थी, एक तरह से कह सकते हो कि ये गलती से हुआ था। असल में हुआ क्या था कि ये लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इन्होंने लैब में सारी चीज़ें कर दी थी। तो जो इनकी वाइफ थी वो उनको किसी पार्टी में ले जाना चाह रही थी। अब यू नो दैट कि जो ये इसके जीवाणु होते हैं फंगस के, ये हवा में फैले हुए होते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लो कि एक रोटी का टुकड़ा अगर हम किचन में रख दें तो आप देखते हो कि उसके ऊपर ऐसे कुछ रोए रोए सा निकल आता है, तो वो फंगस है। तो इसी तरह से पेनिसिलियम नोटेटम के बीज जो है वहाँ पे वो उनके जो जिस प्लेट में वो जीवाणु को उगा रहे थे वहाँ पे आके पड़ गया था। अब जहाँ पे वो पड़ा था वहाँ पे वो जीवाणु का ग्रोथ नहीं हो पाया था, मतलब उतनी दूर पूरा एकदम ऐसे छाप बन गया था। तो उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया और पता लगाया, तो पता चला कि ये जो है जीवाणु रोधक है, जीवाणु को उगने नहीं देता है, मतलब उनके प्रजनन नहीं करने देता है, उनको किल कर देता है, मार देता है। तब जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में इसकी डिस्कवरी की तो इसको पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला जाने लगा। एक फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम, उससे पेनिसिलिन, उसी के नाम पे इसका नाम पेनिसिलिन रख दिया गया। अब इसका उपयोग आप एंटीबायोटिक के रूप में आजकल कर रहे हैं। मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में औषधियों को मोनोक्लोनल प्रतिजैविक वैक्सीन तथा जीनी अभियांत्रिकी हार्मोन के संश्लेषण के अच्छी परिणाम की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मतलब जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि ये जो कोरोना का वैक्सीन बनाया जा रहा है, आखिर ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। जो वैक्सीन लगवा रहे हैं सभी लोग, ये भारत बायोटेक एक कंपनी है जो हैदराबाद में है, बहुत बड़ी कंपनी है, वहीं से प्रोटेक्शन हो रहा है। मतलब ये जो बायोटेक्नोलॉजी आपका ब्रांच है बायोलॉजी में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं आजकल इसकी इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ गई है। अगर हम मानव स्वास्थ्य की ही नहीं, अगर हम कृषि के क्षेत्र में देखें तो जो हरित क्रांति आई थी, यू नो दैट हरित क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे लें तो हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। इनसे ट्रांसजेनिक पौधे एवं उन्नत किस्म के बीजों के लिए तथा श्वेत क्रांति दूध देने वाले पशुओं के ट्रांसजेनिक विकास में हो पाया। मतलब जैसे आप साहीवाल और मुर्रा भैंसें, ये सब दूध बहुत अच्छा देती हैं। या ट्रांसजेनिक पौधे जो आप देखते हैं, जैसे कलमी आम वगैरह लगाते हैं, 1-2 साल में उस फल देने लगता है। तो ये सब किसकी देन है? ये सब बायोटेक्नोलॉजी की देन है। या जो आप देख रहे हैं कि खेतों में इतना ज़्यादा अनाज उग रहा है, आखिर जो ब्लॉक से आप बीज ला के बोते हैं उसमें उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये सब किसकी देन है? ये सब बायोटेक्नोलॉजी की देन है। आनुवंशिकी पदार्थ में जीनी बदलाव करने की जीनी या आणविक अभियांत्रिकी या आणविक
जीनी अभियांत्रिकी कहलाती है। मतलब जैसे मान लो कोई आनुवंशिक पदार्थ है, उसमें उसके जीन को हम एक्सचेंज कर दें, बदल दें, तो उसी को हम जीनी अभियांत्रिकी या आणविक अभियांत्रिकी कहते हैं। अब एक यूज इसका और हो रहा है, डीएनए पुनर्संयोजक तकनीक यानी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक। इसको एली लिली नामक अमेरिकी कंपनी ने पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उपयोग करके 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए व बी के अनुरूप होते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि इसको तैयार करने वाली पहली कंपनी थी एली लिली, जो एक अमेरिकन कंपनी थी। और ई कोलाई एक जीवाणु है जो के प्लाज्मिड में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था या पुनर्योगज डीएनए था प्रवेश कराकर इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जाने लगा। अब आप जानते हैं इंसुलिन की 2 श्रृंखलाएं हैं, एक ए व बी, जो डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। तो ये तो बायोटेक्नोलॉजी का संक्षिप्त विवरण था। आज हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है। जैसे अब आप इंसुलिन, डायबिटीज़ के मरीज़ को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। यू नो दैट वह डायबिटीज़ मतलब जो शुगर के मरीज़ हैं या जिनको हिंदी में कहते हैं मधुमेह, है ना। तो इसको सर्वप्रथम फ्रेडरिक सेंगर ने 1954 के अनुसार क्या था कि इंसुलिन की जो प्राथमिक संरचना है को प्रथम प्रोटीन के अमीनो अम्ल के अनुक्रम निर्धारित करते हैं। मतलब जो प्राइमरी प्रोटीन है या फर्स्ट प्रोटीन है, आखिर प्रोटीन है क्या? प्रोटीन एक अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। तो ये बता रहे हैं वही जो प्रोटीन की पहली अमीनो एसिड की जो श्रृंखला है वही निर्धारित करती है। प्रथम प्रोटीन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्मित होता है, जैसे ए श्रृंखला तथा बी श्रृंखला। ये आपस में किससे जुड़े रहते हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड द्वारा। अब जो ए चेन है वो 21 अमीनो अम्ल के अवशेष द्वारा और बी चेन 30 अमीनो अम्ल के अवशेष द्वारा निर्मित होते हैं। अब जो ए चेन का एक सिरा यानी एन टर्मिनल जो है वो ग्लाइसिन तथा दूसरा सी से भिन्नित होता है। अगर हम बी की बात करें तो एन वाला जो फिनाइल एनिलीन से जुड़ा रहता है, बी का एन वाला छोर यानी उसका जो टर्मिनल एंड है, और सी टर्मिनल जो है वो एलिनीन से भिन्नित होता है। 2 सल्फाइड बंध श्रृंखला की 7वीं तथा 20वीं स्थिति पर, मतलब श्रृंखला की जो 7वीं और 20वीं स्थिति है वहाँ पर आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे श्रृंखला में क्या दिया गया है कि 6वें से लेकर 11वें तक ये तो तीसरा बॉन्ड बन रहा है, लेकिन दूसरा बॉन्ड ये बता रहे हैं कि 7वें और 20वें से बन रहा है। यहाँ पे देखिए स्थिति पर तथा बी श्रृंखला की 7वीं व 19वीं स्थिति पर सिस्टीन अमीनो अम्ल के मध्य स्थित होते हैं। अब एक तीसरा बॉन्ड भी बनता है जो 6वीं और 11वीं स्थिति पर सिस्टीन के बनता है। दोनों श्रृंखलाएं जो इंसुलिन का निर्माण करती हैं उनका जैव संश्लेषण एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रो इंसुलिन के रूप में होता है। मतलब अभी जो दोनों श्रृंखलाएं हैं जो इंसुलिन का निर्माण कर रही हैं उनका जब जैव संश्लेषण होता है तो एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रो इंसुलिन के रूप में होता है, जिसमें बी श्रृंखला का निर्माण 33 अमीनो एसिड के संयोजी पॉलीपेप्टाइड के अंतर आबंध द्वारा होता है। अब जो प्रो इंसुलिन है अगर हम उसको प्रोटियोलाइटिक संसाधन द्वारा इंसुलिन की उत्पत्ति होती है, मतलब प्रोटियोलाइटिक, लाइटिक मतलब ही होता है ब्रेक करना यानी तोड़ना, तो बी वाले को अलग कर देता है जो सी तीसरा बॉन्ड बन रहा है उसमें, तो हमें एक प्योर इंसुलिन प्राप्त हो जाता है। आप इंसुलिन निर्माण के डायग्राम को भी देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए
पहले इसको क्या किया गया, पहले सिंथेटिक ए चेन है, फिर सिंथेटिक बी चेन है, फिर 63 न्यूक्लियोटाइड। ये तो मतलब ये जो बनाया गया है ये ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। देखिए आप कैसे ट्रांसफॉर्मेंट हो रहा है, ई कोलाई का फ्यूज़न करके प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है। अभी जो मेट है यानी मेथियोनिन है, बी चेन है, और इधर मेथियोनिन बी चेन है, और बी गैल है, सीक्वेंस है। क्लीव मेट रेसिड्यू एंड साइनोजन ब्रोमाइड, मेट प्लस ए चेन, मेट प्लस बी चेन। अब दोनों मिल गए, देखिए डाई सल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, बीच में इंसुलिन का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि प्रो इंसुलिन का निर्माण हो गया है। यहाँ पर बी सेल पॉलीपेप्टाइड है और प्रो इंसुलिन है। फिर आप देख रहे हैं कि जैसे कैसे बी सेल पॉलीपेप्टाइड और इंसुलिन आपस में जुड़े हैं, और तीसरा वाला जो फ्री से पेप्टाइड यानी बी चेन है वो बिल्कुल अलग हो रहा है। तो इस तरह से जो इंसुलिन का निर्माण था इस तरह से हुआ इसमें। अब आप देख रहे हैं व्यक्तिगत जीनों को पृथक करना। व्यक्तिगत मतलब कुछ इंडिविजुअल जीन हैं जिनका हम अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, उनको इस बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उनको अलग करते हैं। जैसे कि राइबोसोमल आरएनए के जीन, यू नो दैट राइबोसोमल आरएनए आरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसिस का, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं और सेल का इंजन भी कहते हैं। तो ये तो था आपका उसके बारे में। व्यक्तिगत मतलब उसमें से कुछ दे दिए गए हैं आपको। अब इसमें आप देख रहे हैं दूसरा है जो व्यक्तिगत वाले में था विशिष्ट प्रोटीन बनाने वाले जीन। अब उसमें से हमें कुछ और प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो बनाते हैं प्रोटीन को। नियंत्रण क्रिया वाले जीन जैसे रेगुलेटरी और प्रमोटर जीन। रेगुलेटरी से नाम से ही रेगुलेशन का, प्रमोटर आप जानते ही प्रमोट करने का काम कर रहा है वो। अगला है आपका औद्योगिक रसायनों का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल, मतलब इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ है, कौन से केमिकल बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो मिथाइल एल्कोहल, इथेनॉल, एसीटोन, ग्लिसरॉल, फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड आदि का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जा रहा है इन सभी चीज़ का। जैसे स्यूडोमोनास प्यूटिडा एवं नैप्थलीन डिऑक्सीजिनेज एंजाइम के संश्लेषण के लिए जीन को अलग करके ई कोलाई में प्रविष्ट कराकर नीले रंजक का संश्लेषण किया जाता है। स्यूडोमोनास प्यूटिडा एक जीवाणु है और नैप्थलीन डिऑक्सीजिनेज एंजाइम है। इनको संश्लेषण के लिए जीन को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और ई कोलाई में प्रविष्ट कराकर नीले रंजक का संश्लेषण किया जा रहा है। नीले रंजक मतलब रंजक होता है डाई, डाई मतलब कलर करने वाला। थायोबैसिलस, थायोबैसिलस जो जीवाणु है इसका फोटोग्राफिक फिल्म बनाने वाले कारखानों से निकले अपशिष्ट जल से सिल्वर को अलग कर सकते हैं। मतलब फोटोग्राफिक फिल्म जो बनाते हैं कारखाने थायोबैसिलस जीवाणु से, जो जल में अपशिष्ट, जल में जो सिल्वर है यानी जो चांदी होता है उसको हम इस जीवाणु की सहायता से अलग कर सकते हैं। अगला है आपका धातुओं के तनु विलयन में से आनुवंशिक अभियंत्रित जीवाणु द्वारा मूल्यवान धातुओं को अलग किया जा सकता है। तनु, ये देखिए एक डाइल्यूट होता है और एक होता है कंसंट्रेटेड यानी सांद्र। तो तनु का मतलब होता है थोड़ा पतला और सांद्र का मतलब होता है थोड़ा गाढ़ा। तो धातुओं के तनु विलयन में से आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीवाणु द्वारा मूल्यवान धातुओं को हम अलग कर सकते हैं। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, रूपांतरित जीवाणुओं द्वारा जो पेट्रोल है, औद्योगिक विलायक है, आसंजक है, कीटनाशी है, रंजक है, विस्फोटक आदि पदार्थों को पादपों में किण्वन से प्राप्त किया जाता है। किण्वन आप जानते हैं फर्मेंटेशन एक अनऑक्सीशोषण है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जहाँ पे एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी से आपने ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में यानी जो
मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव उसमें पढ़ा है कि इसी किण्वन से ही जो शराब वगैरह होते हैं वो सब बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि औद्योगिक रसायन में क्या क्या इसका संश्लेषण हो रहा है। एक तो ये स्यूडोमोनास पिटूडा और नैफ्थलीन डीऑक्सीजनेज के द्वारा इंडिगो डाई का निर्माण कर रहा है। थायोबैसिलस क्या कर रहा है, जो ये ऐसा जीवाणु है जो कारखाने फोटोग्राफिक फिल्म का निर्माण करते हैं, उनके जल में जो अपशिष्ट सिल्वर है उसको अलग करने का काम करता है। अगला आपने देखा कि धातुओं के तनु विलयन से आनुवंशिक अभियंत्रित जीवाणु द्वारा मूल्यवान वस्तुओं को अलग किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित जीवाणुओं द्वारा पेट्रोल, ठीक, रूपांतरित जीवाणु मतलब जो जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जो उनको थोड़ा बदल कर दिया गया। औद्योगिक विलायक, विलायक आप जानते हैं, एडेसिव मतलब थोड़ा चिपकने वाला आसंजक। पेस्टिसाइड जो कीटों के लिए यूज़ हो रहा है। रंजक जो डाई यानी कलर करने के लिए यूज़ हो रहा है। विस्फोटक, इन सब पदार्थों का यूज़ किया जा रहा है। और इन सब पदार्थों को कैसे बनाया जा रहा है, पादपों में किण्वन से प्राप्त किया जा रहा है, मतलब उनका फर्मेंटेशन किया जा रहा है। अब आपको पता है फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन हमने आपको अभी बताया कि इसमें एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। अब आता है आपका इसमें एक अगला टॉपिक, जैविक पदार्थों का औद्योगिक संश्लेषण। देखिए, जैविक पदार्थों का औद्योगिक संश्लेषण, इनमें क्या होता है, मतलब इनमें जो हार्मोन, इंटरफेरॉन, विटामिन, वैक्सीन, ये सब जीवाणु से उत्पन्न किया जाता है। किसके लिए, जो उच्च वर्ग के जीव हैं। जैसे कि ज़्यादातर हम इन सब चीज़ों का ह्यूमन के कल्याण के लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग के कल्याण के लिए, मतलब ह्यूमन उसको यूज़ करे, ह्यूमन के यूज़ में आ सके। हार्मोन, हार्मोन आप जानते हैं, इस विधि द्वारा इंसुलिन, सोमैटोस्टेरिन, थाइमोसिन आदि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन किया जाता है। आपने बहुत सुना होगा कि ये इंजेक्शन दिया गया, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी तो ये इंजेक्शन दिया गया, वो इंजेक्शन करके तब ये दवा दी गई, डॉक्टर ये दवा बताते हैं। तो ये सब कैसे प्राप्त किया जा रहा है, ये हार्मोन, ये जो औद्योगिक जैव पदार्थों का जो औद्योगिक संश्लेषण है, ये जीवाणु द्वारा प्राप्त हो रहा है। अगला है आपका इंटरफेरॉन्स। ये क्या है, इंटरफेरॉन्स क्या है, वायरल संक्रमण से बचने के लिए एक शरीर में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करता है, जिनको हम इंटरफेरॉन का नाम देते हैं। इसे ई कोलाई नामक जीवाणु तथा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक ईस्ट कोशिकाओं से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, ई कोलाई और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक ईस्ट कोशिकाओं से प्राप्त किया जाता है। वैक्सीन, अगला वैक्सीन, वैक्सीन तो आप आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाला वर्ड है वैक्सीन। सबसे पहले जो वैक्सीन की डिस्कवरी की थी वो एडवर्ड जेनर थे। वो इंग्लैंड के एक डॉक्टर थे। उन्होंने एक काउबॉय में जो गायों की देखभाल करता था, उसमें इस वैक्सीन की खोज की थी। अब वैक्सीन किस पर बनाया जा रहा है, मलेरिया, रेबीज, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, कोरोना भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, रोगों से बचने का वैक्सीन तैयार किया जा रहा है। अब आप जान लीजिए जितने भी वैक्सीन तैयार हो रहे हैं ये सब बायोटेक कंपनियां कर रही हैं। शोधित पुनर्योगित टीके, प्योरीफाइड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो एंटीजन प्रोटीन होते हैं वो पौधों में उत्पादित किए जाते हैं, फिर उन प्रोटीन को शुद्ध करके टीकों के रूप में यूज़ किया जाता है। और इस प्रोटीन को प्राप्त करने की दो विधियां हैं। एक तो जो पादप का जीनोम है को पारजीन का समाकलन करके, मतलब जो पादप का जीनोम है उसमें पारजीन में क्या करते हैं, उसका समाकलन कर दिया जाता है। दूसरा है पादप वायरसों के आवरण प्रोटीन जीन के साथ पारजीन जीन का आसंजन या संलग्न। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे कैसे जो है
पुनर्योगज विधि द्वारा हेपेटाइटिस वैक्सीन के निर्माण का चित्रण है। देखिए, हेपेटाइटिस बी एक वायरस है। अब जीन फॉर सरफेस एंटीजन, जो जीन लिया गया है वो सरफेस एंटीजन 2 के लिए लिया गया है। अब ईस्ट सेल को लिया गया। ईस्ट क्या है? एक फंगस है, रिकॉम्बिनेंट जीन है ये। और सरफेस एंटीजन को देखिए किस तरह से अलग कर दिया गया। फिर उनका कल्चर करवाया गया एक पेट्री डिश में, जिसमें वो एंटीजन प्रेजेंट थे। फिर सिरिंज के द्वारा एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, ईस्ट फिल्ड इन बॉटल, वहाँ से क्या कर दिया गया, उसको निकाल लिया गया। इस तरीके से मतलब ये एक प्रोसेस था उसको तैयार करने का। अगला है रुधिर कारक फैक्टर यानी ब्लड फैक्टर। रुधिर अस्कंदन कारक फैक्टर 8 तथा रुधिर घोलने वाले पदार्थ प्लाज्मिनोजेन को जेनेटिक इंजीनियरिंग विधि द्वारा जीवाणु कोशिकाओं से उत्पन्न किया जाता है। घोलने वाला मतलब रुधिर को मिलाने वाला, और एक कारक फैक्टर होता है 8 जो रुधिर को कोगुलेट कर देता है, मतलब उसका थक्का जमा देता है। रुधिर को जमने से रोकने में जो प्रोटीन प्रयुक्त की जाती है वो हीरोडिन है, जो एक ट्रांसजेनिक पौधे जिसका नाम है ब्रेसिका नेपस से प्राप्त किया जाता है। हीरोडिन कैसे एकत्रित किया जाता है? बीजों के रूप में एकत्रित किया जाता है। अगला आता है आपका एंजाइम। एंजाइम क्या है? You know that all enzymes are protein but all proteins are not enzyme। मतलब सभी एंजाइम प्रोटीन है लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते। प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स के विखंडन के लिए अमाइलेजेस, पनीर उद्योग के लिए रेनिन एंजाइम और डिटर्जेंट बनाने के लिए पुनर्योगज डीएनए वाले जीवाणु की सहायता से किया जाता है। रेनिन का यूज़ कहाँ किसके लिए किया जाता है? पनीर उद्योग के लिए और अपमार्जक, इन सब का आरडीटी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए ये यूज़ किया जा रहा है। अब देखिए, इसमें मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन यहाँ पे व्यावसायिक उत्पाद में क्या होता है इसका। अब देखिए, जो आप तरह तरह के 40 प्रकार की फसलों की बिक्री की मान्यता प्राप्त की है। किसने? अमेरिका ने। फ्लेवर सेवर टमाटर, ये एक तरीके का टमाटर है जो कभी ख़राब नहीं होता। आप इसमें देख लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो मैंने इसको ज़्यादा लिखा उखा नहीं है। देखिए, इसमें क्या होता है, फ्लेवर सेवर टमाटर ये कई दिनों तक ख़राब नहीं होता। इस तकनीक में 1982 में मधुमेह के रोगियों के लिए मानव इंसुलिन का सफल उत्पादन किया गया। और इसमें मानव इंटरफेरॉन यानी ल्यूकोसाइटिक इंटरफेरॉन, फाइब्रोब्लास्टिक इंटरफेरॉन और प्रतिरक्षक इंटरफेरॉन का क्या किया जा रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। सो आप समझ ही गए होंगे कि जैव प्रौद्योगिकी का क्या क्या यूज़ है और कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज़ कर रहे हैं। यू कैन से कि इसके बिना तो अब जीवन संभव ही नहीं है। मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बायोलॉजी का एक अभिन्न अंग बन गया है। मतलब इसमें बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी सभी का यूज़ हो रहा है। सो अब इसमें जो है, अब बाकी का कल हम वीडियो बना देंगे इसका। अगला जो बाकी और थोड़ा सा चैप्टर आपका इसमें बचा है वो कल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। अब अगर इसमें ज़रा सी कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करना।